चलिए बंगाल के गवर्नर जनरल की सूची को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नाम आता है वारेन हेस्टिंग। ध्यान में रखना है आपको क्या, तो सबसे पहले आपको मिलता है वारंट। क्या मिलता है? आप किसी भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो सबसे पहले आपको वारंट आएगा, तो आपको वारंट से याद रखना है वारेन। क्या याद रखना है? वारेन हेस्टिंग। ध्यान में रखना है बात 1772 की है, ध्यान में रखना है 1772 ईस्वी की बात होगी। कब की? जल्दी से बताइएगा, कमेंट में करते चलिए। आप 1772 कमेंट में लिखिए, हमारे साथ आप रिदम में चलेंगे ना, मजा आ जाएगा। और लास्ट में मॉक टेस्ट भी है, देखिएगा। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक। अगर हमारे साथ नए साथी जुड़ते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तब हमारा कमेंट बॉक्स इनेबल होगा और आप कमेंट कर पाएंगे। चलिए, वारेन हेस्टिंग के लिए आपको याद रखना है धारा 1772। वारंट आया यानी वारेन हो गया। याद रखना है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रथम गवर्नर जनरल क्या है, ये देखने वाली बातें हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, ध्यान में रखिएगा। जो कंपनी की शासन शुरू होती है, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में अपना पैर फैलाती है और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत वहां पर पोस्ट जो होता है वह गवर्नर जनरल का होता है। ये बातें पहले आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो हुआ ना, तो वो बंगाल का गवर्नर कहलाया। सबसे पहले क्या हुआ? तो बंगाल का गवर्नर कहलाया। ठीक है ना, ये हमने बता दिया है। गवर्नर सबसे पहले बंगाल का हुआ, ध्यान में रखना है। ये गवर्नर यानी गवर्नर जनरल आपको याद रखना है। यानी ये हमारा क्या है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर नहीं, ये गवर्नर जनरल है। क्योंकि जब शुरू ही होता है तो गवर्नर जनरल से शुरू होता है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। 1772 ईस्वी पहले ध्यान में रखिए। आंख बंद कीजिए, देखिए आपको ना नोट्स बनाना है ना कुछ भी करना है। एक बार आंख बंद कीजिए। सर ने कहा वारंट निकला है आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया का। वारंट बोले तो वारेन याद रखना है। तो वारेन हेस्टिंग हमारा हो गया 1772। चलिए, यहां से कथा शुरू हो गया और बंगाल से शासन शुरू होने के कारण बंगाल का वो प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। आप यहाँ दिमाग नहीं लगा के यहाँ भारत का नहीं समझ लीजिएगा, ये भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल है, ध्यान में रखना है। उसके बाद 72 के बाद एक ही साल में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया और बंगाल में जो शासन व्यवस्था था उसको इसी एक्ट के तहत शुरू किया गया सुधार की प्रक्रिया। ध्यान में रखना है। यानी 1772 ईस्वी में ये जो हमारा प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसको एक ही साल में बोला ना ऐसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ बंगाल से काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने क्या लाया, तो रेगुलेटिंग एक्ट याद रखना है। आप क्या किए थे? वारंट आया, आप रेगुलेटर चुरा लिए थे, है ना। हॉस्टल लाइफ में सबसे ज्यादा खराब होता है रेगुलेटर। तो आप क्या किए थे? आप रेगुलेटर चुरा लिए थे, इसीलिए आपको वारंट आया था। ध्यान में रखना है, ये हमारा ट्रिक है। क्या? तो आप हॉस्टल लाइफ में रेगुलेटर चुरा लिए थे, इसीलिए आपको वारंट आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में एक सुधार किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान ही वारेन हेस्टिंग ने प्रशासन की दोहरी व्यवस्था को लागू किया। तो ध्यान में रखना है, प्रथम गवर्नर जनरल ने दोहरी व्यवस्था को अपनाया। इसकी उपलब्धि ये रही कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में, चूंकि ये बंगाल का गवर्नर था, देखिए यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जब ये बंगाल का गवर्नर है तो वो बंगाल में कलकत्ता में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी और फिर बंगाले में इसका बस चलता था, इसीलिए बंगाल में ही
उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना कर दिया। ये दो बातें, चूंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर था तो बंगाल में ही दो काम उन्होंने किया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया और बंगाल में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दिया। बोलिए आपको यहां तक समझ में आया ना? धैर्य रखिए, अगर आप 1 घंटा देते हैं तो 1 घंटा का मतलब 1 घंटा होता है, उसके बाद आप जिंदगी में नहीं पढ़िएगा तो भी एग्जाम में खटाखट बनेगा, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान में रखना है, यहाँ पर पहला आंग मराठा युद्ध हुआ। क्या हुआ? इसके शासन काल में मराठा युद्ध हुआ। याद रखना है, जब प्रथम बार आपको क्या हुआ तो वारंट आया तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका माथा खराब हो गया। माथा बोले तो मराठा समझिएगा, यानी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में मराठा के साथ आंग युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि आंग एंग्लो के द्वारा अनेक प्रकार के लड़ाइयां लड़ी गई है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए ध्यान में रखना है, जब वारेन आया तो आपका माथा खराब हो गया, माथा खराब होने से मराठा ध्यान में आएगा और आंग का मराठा युद्ध आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो याद रखना है क्या, तो याद रखना है साल 22 की संधि पर भी वारेन हेस्टिंग ने ही क्या साइन किया था। देखिए ध्यान में रखना है, जब आपको वारंट आया तो आंगन में आके वारंट दिया, उस समय आपकी सालबाई जो थी, बाई जो थी, वो क्या बोलती है, बाबू हस्ताक्षर कर दो इस वारंट पे। तो सालबाई जो है वो वारेन हेस्टिंग, ध्यान में रखना है, तो सालबाई ने कहा कि वारंट आया है, यानी वारंट आया है और इस पे क्या कर दो, हस्ताक्षर कर दो। बस ध्यान में आपको यही रखना है। चलिए ध्यान में रखना है, जब हम लोगों को वारंट आता है, ध्यान में रखना है, वारंट जब आता है तो हम लोग भगवान भगवान करने लगते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो याद रखना है, उस समय भगवत गीता का नाम लेते हैं हम लोग और कहते हैं भगवान भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद हम कर देंगे, मेरा वारंट हेस्टिंग आप हटा दीजिए। और इस तरह से आपको एक ठो गवर्नर जनरल अच्छे से याद हो गया। बताइए कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। धैर्य और संयम के साथ आप कहीं नहीं जाइएगा, बीच बीच में ऐड आएगा तो आप देखते रहिएगा, क्योंकि ऐड देखते हैं तो हमको पैसा मिलता है, इसीलिए ऐड स्किप नहीं कीजिएगा। क्या दिक्कत है, गरीब आदमी है, पेट चल रहा है, बाल बच्चा वाला आदमी है। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान में रखना है, अब वारंट जब आ गया तो ध्यान में रखना है वारेन हेस्टिंग हो गया, तो याद रखना है वारेन जब आया तो अब वारंट के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो क्या किए, कन्या को बोले कि ए कन्या इधर आओ, क्या, तो कान का बाली लाओ, बेच के जाएंगे केस लड़ने, वारंट आया है। तो वारेन हेस्टिंग के बाद हम कान का बाली, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस मतलब क्या हो गया, कान, यानी ये हुआ कान, और वाली मतलब कान का बाली। ध्यान में रखना है, कॉर्नवाली जो है कब, तो ध्यान में रखना है आपको क्या, तो 1772-73 की बात हो गई। अब आप 1700 उसी चीज को 86 पर लेके चले आइए। क्या याद कर लीजिएगा, 1786 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात होगी। देखिए अब कॉर्नवालिस जब आ गया तो क्या होगा, देखिए इससे पहले कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो विश्वविद्यालय की स्थापना का यहाँ सिलसिला चल जाता है। और स्थापना जब हुआ तो यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई। ध्यान में रखना है क्या, तो कॉर्नवालिस, ध्यान में रखना है यह क्या है, कान में बाली पहनते हैं, क्योंकि यह हमारी संस्कृति में पहचान बनता है। कान की बाली से क्या, कान में बाली पहनते, क्यों पहनते हैं, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति का पहचान होता है। तो संस्कृत यानी कॉर्नवालिस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हो जाती है। ध्यान में रखना है ईस्वी भी 1791 ईस्वी, यहाँ याद रखना है, कहा कि जब तुम कान की बाली बेचकर मेरा ये क्या करेगी, वारेन हेस्टिंग का जो वारंट आया था उसको कान की बाली से अगर आप करेंगे तो इसका अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा, यानी अस्थाई रूप से यह क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त भी
कान की बाली। और जब कान की बाली हटा दीजिएगा तो बोलिए तो आप एकदम सिविल लगिएगा कि नहीं, बोले तो एकदम सीधा सादी हो जाइएगा। तो कान का बालियां खत्म तो सिविल लगिएगा, तो एकदम हाई फाई नहीं लगिएगा। तो सिविल सेवा प्रणाली की भी शुरुआत कॉर्नवालिस से ही आपको ध्यान में आ जाएगा। तो याद रखना है, आपको ऑप्शन मिलेगा, बस एकदम टिकिया देना है। अपने कार्यकाल में उन्होंने अपीलीय अदालतें, निचली श्रेणी की अदालतें और संस्कृति है कान की बाली से, तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। यानी ये ध्यान में रखना है कि वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की स्थापना की थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला गया है। देखिए गड़बड़ा जाता है कभी कभी। देखिए कलकत्ता में क्या हुआ, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उसी से लिए यहाँ पर एक अपीलीय अदालत, उसके बाद वाला यानी कॉर्नवालिस वाला, निचली श्रेणी की अदालतें और कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने क्या किया। कौन कॉलेज? संस्कृत कॉलेज। चलिए तो ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे एंग्लो मैसूर, याद रखना है, युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया। यानी ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ, तो ध्यान में रखना है, यह है कॉर्नवालिस। और आपको हमने याद करा दिया कि कान का बाली तो बेचवा दिया वारेन हेस्टिंग के बाद, तो कान का बाली के बाद छोटा सा मसूर के जैसा क्या किया, कान में ही पहना, सोने का एकदम छोटा सा 1000 में जो आता है क्या, तो मसूर के जैसा छोटा कान में बाली बेचकर पहन लिया। तो तीसरो एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ना, वो किसके द्वारा लड़ा गया, तो कॉर्नवालिस के द्वारा लड़ा गया। ये ध्यान में आपको रखना है। और एंग्लो मैसूर युद्ध है, क्यों, क्योंकि कान में अब मसूर के जैसा आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि बाली तो बेच दिया गया। इसके साथ ही याद रखना है, शेरिंगपट्टनम की संधि भी इसके शासनकाल में हुआ। उसके कार्यकाल में ही अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवा की संचालन की शुरुआत की गई। हमने यहाँ पर बात कर लिया कि अगर क्या हो गया, इसका ट्रिक हम बता दिए। एक बार हमारा वीडियो देख लीजिएगा। तो बोलिए आपको कैसा लग रहा है, एकदम जल्दी जल्दी एकदम फटाफट बोलिएगा। अब देखिए अब क्या हो गया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हुआ वारंट आया, वारेन हेस्टिंग, फिर कान का बाली बिक गया और इसका शोर पूरे गांव में हो गया। क्या हो गया, अरे बाप फल नंबर कनिए तक काने वाली चल गया, आबा की करते रहा है। तो याद रखना है, पूरे गांव में शोर हो गया कि फलमा का कन्या का कान बाली चला गया। तो सरजान शोर आपको ध्यान में रखना है, याद, यानी सरजान शोर यानी पूरे गांव में हो गया शोर। तो क्या याद रखना है, 1793 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। उसके शासन में आते ही 1793 का चार्टर एक्ट पास हुआ। क्या याद रखना है, चार्टर एक्ट पास हो गया। ध्यान में रखना है, सर जॉन शोर। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी आता है, सर जॉन शोर ने क्या किया, तो 1773 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी पास कराया और हस्तक्षेप नीति और खरदा युद्ध की लड़ाई, यानी खरदा की लड़ाई, ये दो प्रमुख क्या हुआ, दो उपलब्धि हुआ जॉन शोर का। आप कहेंगे कि इसका भी ट्रिक कुछ बताइए, तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है सर जॉन साहब जी का, साहब मारे डंटा। तो याद रखना है खरदा, तो याद रखना है क्या, तो यहाँ पर चर्चा हम लोग ये करेंगे कि देखिए कान का बाली को बेच दिए और उसके बाद हम खरीदे, और इस बात पे क्या खरीदे थे याद है, मसूर, उससे पहले। हाँ ट्रिक बता दिए हैं, एक बार वीडियो फिर देख लीजिएगा। और क्या हुआ, इस पर शोर हो गया, क्या खरीदा रे फलमा का कन्या मसूर जैसा एक तो कान में पहना है, ये पूरा शोर हो गया। क्या खरीदा, ये शोर हो गया कि छोटकुनिया नियर खरीदा बाली बेच के, तो शोर हो गया। क्या खरीदा यानी शोर हो गया, बिल्कुल सही याद हो गया होगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए ये भी खत्म। अब चलिए, अब है हमारे पास लॉर्ड वेलेस्की। ध्यान में रखना है, यह लॉर्ड वेलेस्की का शासनकाल शुरू होता है 1798 ईस्वी में। कब, तो 1798 ईस्वी की बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 1700
98वें ईस्वी में वेलेस्की, ध्यान में रखना है। और उसके बाद सब चीज समाप्त हो गया, केस सिमट गया और क्या हो गया, सब चीज वेल हो गया। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग आया, उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद याद रखना है कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस के बाद क्या आया, ध्यान में रखना है कॉर्नवालिस के बाद बाली बिछने का शोर हो गया, और शोर होने के साथ ही सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया और सब कुछ वेल, ऑल इज वेल। वेल बोले तो वेलेस्की चौथा नंबर पे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सहायता लेकर सब कुछ काम होने लगा, यानी जानना है कि सहायक संधि की प्रणाली, याद रखना है शुरुआत वेलेस की। जब कुछ सब चीज वेल है तो यहाँ पर याद रखना है आपको सहायता लोग करेगा, लोग आपसे संधि करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप वेल हैं तो सहायक संधि। अब देखिए, जब सब कुछ सही है, वेल है, वेल है, वेल्थ है, ध्यान में रखना है, तब आप एक फोर्ट बनाइएगा। क्या? तो फोर्ट बनाइएगा, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो गया। सहायक संधि गठबंधन प्रणाली की शुरुआत होते ही याद रखना है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध पुनः हो गया। तो ये बातें ध्यान में रखना है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध पुनः हो गया। और याद रखना है कि क्या, तो बेसिन की संधि, याद रखना है एंग्लो मैसूर युद्ध के साथ साथ जब आप वेल सब कुछ अच्छा रहेगा तो याद रखिएगा कि बोला गया कि सब कुछ तो वेल चल रहा है तो एक ठो बेसिन लगवा दीजिए ना जी। तो याद रखना है सब कुछ वेलेस की, यानी सब कुछ वेल हो रहा है, ऑल इज वेल, यानी सब कुछ अच्छा है। तब अब एक्स्ट्रा खर्च होने लगा, बोला कि सर बेसिन थोड़ा सा लगवा दीजिए ना। तो याद रखना है एंग्लो मैसूर युद्ध के साथ साथ एंग्लो मराठा युद्ध भी आपको जानना है कि वेलेस्की में हुआ है। ज्यादा ट्रिक दे देंगे ना तो भचपच आ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके कार्यकाल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ध्यान में रखना है, याद रखना है कलकत्ता, यानी आपको कलकत्ता में प्रेसिडेंसी शुरू में, और यहाँ पर है मद्रास प्रेसिडेंसी का संबंध किससे है, याद रखना है मद्रास प्रेसिडेंसी का संबंध है वेलेस्की से। किससे? वेलेस्की से। एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। याद रखना है लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल सिर्फ याद कर लीजिए, इसकी उपलब्धि कभी भी पूछी नहीं जाती है, इसीलिए हमने भी यहाँ पर इसको इग्नोर किया। उसके बाद याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, वहां था वारेन हेस्टिंग, 1 नंबर पे था वारेन हेस्टिंग, ध्यान में रखना है। और यहाँ पर है क्या, तो लॉर्ड हेस्टिंग है। ये बातें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग है, ये बातें ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है सिर्फ हेस्टिंग की अगर बात करें तो ये हेस्टिंग गोरखा युद्ध के में लड़ा गया था इसके शासनकाल में, और यहाँ पर नेपाल की संधि हुआ था। हेस्टिंग याद रखना है नेपाल की संधि के लिए, और हस्तक्षेप नीति का यहाँ पर क्या किया गया, अंत किया गया। अभी आपको हमने बताया कि इसकी शुरुआत कौन किया था, तो जल्दी से शुरू किसने किया था हस्तक्षेप नीति, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए हस्तक्षेप नीति किसने शुरू किया, जल्दी से बताइए। और अंत किया किसने, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने, ध्यान में रखना है। यहाँ पर एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया क्योंकि नेपाल का संबंध है लॉर्ड हेस्टिंग से, ध्यान में रखना है। और ये सगौली याद रखना है, सगौली का संधि, सगौली का संधि। देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ये गौली मतलब गोली, आप इसको समझ लीजिए, क्या या समझ लीजिए, गोली। और याद रखना है गब्बर ने सबको हंसा हंसा के गोली मारा था, तो हेस्टिंग जब आए तो हेस्टिंग से समझना है हंसा हंसा कर गोली मारा सबको, यानी सगौली मार दिया। हेस्टिंग आपको ध्यान में रहेगा। जब तीसरा आंग्ल युद्ध हुआ तो ये इसके शासनकाल में हुआ, ये बातें ध्यान में रहे। पेशवाशिप को समाप्त कर दिया गया, वाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, पेशवाशिप समाप्त करने का श्रेय किनको जाता है, तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग को। पेशवाशिप समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, वारेन हेस्टिंग को, ये बातें ध्यान में रखना है। मद्रास की रैयतवारी प्रणाली की भी स्थापना उन्होंने किया, और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में
बॉम्बे में जाकर उन्होंने महलवारी प्रणाली की भी उन्होंने शुरुआत की। यानी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है रैयतबारी प्रणाली और महलवारी प्रणाली, इसकी शुरुआत किसने किया? ये रैयतबारी और महलवारी जो है याद रखना है वारेन हेस्टिंग। किसने? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा यह शुरू किया गया था, भूलना नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर उपलब्धि है वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। ईस्वी 1828 पहुंच चुके हैं और हम लोग आज 1857 तक पढ़ते हुए हम लोग 1947 तक के सभी गवर्नर और वायसराय और गवर्नर जनरल को यहाँ पर देखेंगे। देखिए बैटिंग याद रखना है, ये विलियम बेंटिंग है, इसको बैटिंग पढ़ लीजिए, बैटिंग कीजिए और सती प्रथा को, बॉल को इस तरह से मारकर उड़ा दीजिए। सती प्रथा को हटाने वाला क्या हो गया? तो बैट से सती प्रथा को खत्म कर दिया। विधवा विवाह को भी उन्होंने क्या किया? रोक दिया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? कठोर कानून बनाया। तो विलियम बेंटिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखना है उस समय प्रचलित था ठगी, मिथ्या भाषण और बाल बध को भी दबाने के लिए उन्होंने कानून बनाया और ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान में रखना है 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम उन्होंने पारित किया। बेहतरीन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला ध्यान में रखना है चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी, चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी और भारत सरकार अधिनियम 1833 ईस्वी और यूनाइटेड किंगडम की संसद में एक अधिनियम ये पारित किया गया। ये बातें ध्यान में रखना है, याद रखना है। इसे सेंट हेलेना अधिनियम वो 1833 के रूप में भी जाना जाता है। ये कई बार प्रश्न यहाँ से पूछता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसे नोट कर लीजिए। चार्टर एक्ट 1833 कहिए या इसी को भारत सरकार अधिनियम 1833 कहिए और इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 भी कहिए। तीनों का नाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये बातें ध्यान में आपको रखना है। विधि आयोग ने 1833 के बाद 1837 में सरकार को दंड संहिता की मसौदा प्रस्तुत किया और उसी को मैकाले कोड के नाम से जाना गया। बेहतरीन लाइन, आप इसे फिर से नोट कर लेंगे। विधि आयोग ने 1837 ईस्वी में एक दंड संहिता मसौदा प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा गया? तो मैकाले कोड के नाम से जाना गया। ये बातें ध्यान में रखना है। सिफारिशों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1859 ईस्वी में नागरिक प्रक्रिया के तहत संहिता और उसके बाद 1859 के बाद जस्ट 60 में भारतीय दंड संहिता और 1862 ईस्वी में आपराधिक प्रक्रिया कोड को पेश किया गया। यानी आपको बेहतरीन ये संहिता से संबंधित आपको 3 ईस्वी याद रखना है, 1859, 1860 और 1862। ये तीनों अगर आप याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। ध्यान में रखना है ये तीनों ईस्वी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। पहला क्या है? तो नागरिक आया, उसके बाद नागरिक था भारत का और भारत के लिए क्या याद रखना है कि अंतिम में कोई भी नागरिक अपराध नहीं करेगा। 1862 नहीं, ध्यान में रखना है, सॉरी फॉर दैट, नहीं ठीक है 1862 ही है, आपराधिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसका क्लास टेस्ट भी होगा अगले दिन, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिएगा आपको एक बात याद रखना है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, क्या याद रखना है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ की अगर हम बात करें तो याद रखना है प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंधों को उसने हटा दिया और भारतीय प्रेस से मुक्ति बंधन की उन्हें उपाधि दी गई। ध्यान में रखना है मेटकॉफ, क्या याद रखना है? मेटकॉफ के द्वारा प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाया था। ध्यान में रखना है प्रेस पर प्रतिबंध और किस पे छपना है? तो मैट पे छपना है। किस पे छपना है? याद रखना, प्रेस है तो छापिएगा, किस पे छापिएगा? पेपर पे ना, मैट पे। मैट मतलब चटाई पे छपवाना है। क्या याद रखना है? मेटकॉफ बोले तो प्रेस से संबंधित आपको याद रखना है मेटकॉफ का नाम। उसके बाद भी बहुत सारे
गवर्नर जनरल बीच में आए हैं जो है लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद लॉर्ड एलन बरो, याद रखना लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आता है और वह कौन है तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। इस छुछुंदर को कौन भूल सकता है, लॉर्ड डलहौजी का नाम आपको इस तरह से याद रखना है। व्यपगत सिद्धांत को लागू किया है, सभी इस चीज को जानते होंगे, यानी इससे पहले जो हमने मेहनत से ट्रिक के माध्यम से याद करवाया वो बेहतरीन था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत को लागू किया जिससे कई भारतीय राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। व्यापगत सिद्धांत क्या है हमने बेहतरीन तरीके से अलग क्लास में पढ़ा है, फिर उसे रिवीजन करेंगे, चिंता नहीं करना है। व्यापगत सिद्धांत की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी भूल जाइएगा क्या, नहीं, चार्ल्स वुड याद रखना है, डिस्पैच के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया। ये बातें ध्यान में रखना है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में बेहतरीन सुधार किसके माध्यम से किया गया तो याद रखना है चार्ल्स के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी में चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में ध्यान में रखना है डलहौजी ने ही रेलवे टेलीग्राफ सेवा का भारत में विस्तार किया। सबसे बड़ी बात है कि विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने पूरी तरह से पारित कर दिया। यानी आपको यहाँ 3 बातें 4 बातें अच्छे से नोट करना होगा डलहौजी के लिए। याद रखना है डलहौजी बोले तो आपको याद रखना है सबसे पहले व्यापगत, क्या याद रखना है, व्यापगत सिद्धांत डलहौजी याद रख लीजिए। उसके बाद याद रखना है चार्ल्स वुड डिस्पैच याद रख लीजिए। उसके बाद याद रखना है भारतीय शिक्षा प्रणाली, तो ये भी याद रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या रखना है कि इन्होंने डाक सेवा शुरू किया, उन्होंने रेलवे सेवा शुरू किया, याद रखना है उन्होंने टेलीग्राफ सेवा शुरू किया, ये भी याद रखना है, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को पूरी तरह से पारित किया। 1 2 3 4 5 6 7 उपलब्धि है ये डलहौजी साहब का, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। डलहौजी के लिए 7 उपलब्धि, एक बार आंख बंद करो और बोलो क्या बोलना है। डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत को लागू किया, हाँ किया। चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू किया, हाँ किया। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, हाँ किया। डाक सेवा शुरू किया, हाँ किया। रेलवे सेवा शुरू किया, हाँ किया, हाँ किया। याद रखना टेलीग्राफ सेवा शुरू किया, हाँ किया, हाँ किया। ध्यान में रखना, फिर विधवा विवाह भी करा दिया, गर्दा उड़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए कैसा लग रहा है आपको क्लास, आपको क्लास कैसा लग रहा है? क्या हम कम बोले? अगर कम बोलने कहते हैं तो अगले क्लास में कम बोलेंगे, क्योंकि अभी तो हम ट्यून कर दिए हैं इस मोड को, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए, अगर कमेंट में लिखना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से कि सर आप थोड़ा कम बोलिए, तो हम बोलेंगे। अगर बोलेगा कंटिन्यू रहिए तो कंटिन्यू रहेंगे। एक बार कमेंट तो करिए, क्या कमेंट बॉक्स ओपन है? आपको ओपन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब पहले कीजिए जाके मेरा चैनल रास एजुकेशन, और उसके बाद क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, प्यार भरा कमेंट। चलिए अब हमारा डलहौजी के बाद हो गया लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। याद रखना है, कैनिंग समझते ही हैं, याद रखना है 1857 का विद्रोह झेलने वाला इस कुत्ते का नाम है कैनिंग। याद रखना है 1857 का विद्रोह, जी हाँ, किसके काल में, तो शासन काल याद रखना है लॉर्ड कैनिंग का था। 1857 का विद्रोह। अब देखिए 1857 का जब विद्रोह होता है, इससे अंग्रेज एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन उन्होंने कानून की प्रक्रिया में जबरदस्त उछल कूद करवाता है, बहुत कुछ बदलता है, और क्या करता है ध्यान में रखिएगा, बहुत कुछ बदलाव अब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, और गवर्नर जनरल का पोस्ट अब समाप्त कर दिया जाएगा और वायसराय का पोस्ट लाया जाएगा। इस सम्मेलन समारोह में वायसराय के पोस्ट को लॉन्च करने में आप बने रहिएगा, ठीक है ना, निमंत्रण दे रहे हैं। याद रखना है लॉर्ड कैनिंग की बात होगी। क्या याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग की बात होगी। तो याद रखना 1857 का विद्रोह, यहाँ से एक नई श्रृंखला की शुरुआत होती है। याद रखना है कि यहाँ पर कलकत्ता याद हो गया होगा, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना किया। बिल्कुल
देखिए, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ध्यान में रखना है। व्यापकत्व सिद्धांत ध्यान में रखना है, जो कि डलहौजी ने शुरू किया, उसको समाप्त कर दिया लॉर्ड कैनिंग ने। आहा, ध्यान में रखना है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता तो अब चला है राज के क्लास में। ध्यान में रखना है, व्यापकत्व सिद्धांत को समाप्त किया कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने। और शुरू किसने किया? तो डलहौजी, तोर भौजी। ध्यान में रखना है, डलहौजी। याद रखना है, व्यापकत्व सिद्धांत को शुरू किया तोर भौजी, डलहौजी। और कैनिंग ध्यान में रखना है, इन्होंने समाप्त कर दिया। गोतनी थी ना, इसीलिए। चलिए, याद रखना है, कोई दिक्कत आया गया याद रखना। चलिए, 1857 में कलकत्ता, ये याद रखिए, मद्रास, ये याद रखिए, बॉम्बे, ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी कैनिंग ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और ब्रिटिश महारानी भारत सरकार अधिनियम लाती है 1858 में, और सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। ये क्या हुआ? ये बुक में भी पढ़ते होंगे, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते होंगे। यहां ध्यान में रखना है कि क्या, तो लॉर्ड डलहौजी ने के बाद जब लॉर्ड कैनिंग आया तो 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 का विद्रोह को देखते हुए ये 1858 में बोला, हट जाताऊ पाछे, नहीं तो भारत तुम्हारा गर्दा उड़ा देगा। तो याद रखना, 1857 के बाद 18 में कहा कि चल हट तू कंपनी, बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला तू जा रे, अब कौन आ रे? तो याद रखना है, महारानी विक्टोरिया बोली कि अब हम ही शासन करेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो क्या याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया, यानी अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, सत्ता का हस्तांतरण। और याद रखना है, इसके लिए 1858 का ईस्वी याद रखना है। और उसके साथ ही इसमें विशेष सुधार किया गया 1857-58 के बाद 1861 ईस्वी में, जहां पर भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम क्या था? तो इसमें कहा गया कि हम इसमें एक टीम बनाएंगे, यानी वायसराय के पद पर रहते हुए। ध्यान में रखना है, यहाँ पर पद इंट्रोड्यूस होगा, आगे है, चिंता नहीं करना है। यहाँ पर कहा गया कि 6 से 12, ये संख्या को याद रख लीजिए, 6 से 12 सदस्य इस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो परिषद बनाया जाएगा, उसमें 6 से 12 सदस्य याद रखना है कौन होंगे? भारतीय होंगे। कौन होंगे? भारतीय होंगे। यह नियम बनाया गया। आप बोलेंगे सर इस पर और विस्तार से पढ़ाइए, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने सरकारी प्रणाली एक वीडियो बनाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर INM की पूरी श्रृंखला को आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। उसमें हम बहुत ही अच्छा से बताए हैं कि शुरू में 3 आदमी को इसमें शामिल किया। उस 3 आदमी के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी अगर पढ़ाएंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये अभी 1857 तक ही पहुंचे हैं। हमको जाना है 1947 और भारत को आजाद भी कराना है रे भाई। चलिए, देखिए, डलहौजी आ गया, उसके बाद कैनिंग आ गया। कैनिंग के बाद क्या बोला? एल्गिन। क्या याद रखना है? एल्गिन। 1862 यानी 1857 को सरपास करते हुए 1862 में पहुंच गए। और याद रखना है 1858 में जो बदलाव हुआ ना, याद रखना है 1858 में जो बदलाव हुआ, उसका ववाही लूटना चाहा। ववाही लूटना चाहा। ववाही लूटना मतलब समझते हैं, ववाही आंदोलन। किसके बाद? तो याद रखना है कैनिंग के बाद एल्गिन ने ववाही लूटना चाहा। तो ध्यान में रखना है, ववाही आंदोलन कब हुआ था? अंदाज भी लगाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। याद रखना है, उसके बाद आया लॉर्ड लॉरेंस। क्या याद रखना है? एल्गिन के बाद याद रखना है लॉर्ड लॉरेंस की
दास्तां। याद रखना है कलकत्ता मद्रास में विश्वविद्यालय का स्थापना तो हो चुका है, इन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी लॉर्ड लॉरेंस ने। ध्यान में रखना है, याद रखना है। हम लोग कहते हैं ना एंग्लो भूटानी युद्ध, यानी कहता है कि भुट्टा, आप जानते हैं ना अभी भुट्टा खाने का बहुत मन करता है, मकई वाला भुट्टा, तो याद रखना है भुट्टा लाओ। याद रखना है भुट्टा लाओ रे, लाओ रे मतलब लॉरेंस, भुट्टा लाओ रे यानी लॉरेंस मतलब भुट्टा। भुट्टा बोले तो एंग्लो भूटान युद्ध आपको याद हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल याद हो गया। अब याद रखना है भुट्टा खा के मोए मोए हो गया रे भाई। भुट्टा यानी भूटान एंग्लो किसके खदर में, याद रखना लाओरे लॉरेंस के शासनकाल में, और भुट्टा खा के हो गया मोए मोए, बोलो तो मेयो मेयो। याद रखना है लॉर्ड मेयो का शासनकाल शुरू होता है लॉरेंस के बाद, भुट्टा लाओरे और भुट्टा खा के हो गया मेयो मेयो। याद रखना है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोए मोए तो तब हुआ जब पहली बार जनगणना हुआ। आहा, जब पहली बार जनगणना हुआ तो याद रखना है कि मोए मोए हो गया। मोए मोए क्यों हुआ, भुट्टा खाने के बाद और जनगणना होने के समय मोए मोए हो गया। ध्यान में रखना है, भारतीय जनगणना से समझ में आया कि भारत में मोए मोए हो गया। याद रखना है जब जनगणना हुआ तो इसका गणना सांख्यिकी के माध्यम से हुआ, तो जनगणना के शासनकाल मतलब वर्ष में ही सांख्यिकी सर्वेक्षण भी हुआ, और ये जब दोनों हुआ तो लॉर्ड मोए मोए हो गया, मेयो मेयो हो गया। ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है बेजोर। कैसा लग रहा है क्लास, याद रखना है कैसा लग रहा है क्लास, एक बार जल्दी से बताइएगा। और शेयर कर लो दीदी, हे दीदी तो जे देखी रहे निकटा शेयर कर दो दीदी, दीदी शेयर कर दो, भैया भौजी सब शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, सब जिसको जैसा लगता है आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने सब ग्रुप में इसको फैला दीजिए। ध्यान में रखना है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ध्यान में रखना है। जब जनगणना हो गया तो याद रखना है लॉर्ड नॉर्थब्रुक का एक उपलब्धि है, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए स्थान सुनिश्चित करवाया। ध्यान में रखना है भारतीयों के लिए स्थान सुनिश्चित किसने कराया, तो नॉर्थब्रुक, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखना है लॉर्ड लीटन, ध्यान में रखना है इंटरनेशनल लीटन चोखा, लिट्टी चोखा नहीं लीटन चोखा याद रखिएगा। याद रखना है ये लिट्टी बिहार में और लीटन दिल्ली में। ध्यान में रखना है कि भारत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ लीटन के शासनकाल में। बोलिए कोई दिक्कत है, पहला ये दिल्ली दरबार है। याद देखिए, कंफ्यूजन तो ऐसे ही होता है, दिल्ली दरबार 1911 में भी हुआ था ना, हम ही कराए थे, आप आए थे, हमको याद है पूरा, तो ध्यान में रखना है। लेकिन लिट्टी चोखा लीटन याद रखना है, दिल्ली में लिट्टन और बिहार में लिट्टी। ध्यान में रखना लीटन यानी दिल्ली दरबार, वो भी पहला दिल्ली है। याद रखना पहला दिल्ली दरबार का आयोजन लीटन के शासनकाल में हुआ। हम क्या कर सकते हैं, चलिए 1878 में याद रखना है, क्योंकि ये 76 से 80 तक इसका शासनकाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। जब मेट याद बताए ना, मेट बताए थे ना ट्रिक, मेट पर प्रेस याद रखना है ट्रिक, और उसके बाद बोला एक दूसरा प्रेस आया, वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ध्यान में रखना है लीटन यानी वर्नाकुलर, कूलर को आप लेटा दीजिए, कूलर जो है ना आजकल लेटा के ठंडा ढेर लगेगा क्योंकि गर्मी हो गया, तो वरना कूलर मतलब लेटा दीजिए उसको, तब आपको छपाई होगा। आर्म एक्ट, उसको लेटाने के लिए आपको क्या करना होगा, भुजा आर्म एक्ट लाना होगा। याद रखना 1878-80 में द्वितीय अफगान युद्ध भी हुआ। सबसे बड़ी बात है रानी विक्टोरिया को उसके शासन में भारत की रानी का ताज पहनाया गया। ये अलग से आपको ध्यान में रखना है, विक्टोरिया को भारत की रानी ध्यान में रखना है, वह भारत की रानी भी बन गई किसके शासनकाल में, याद रखना है लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। याद रखिए भारत की रानी बन गई और ये मटकी आके यहाँ पर सो गई। याद रखना है लेट गई लेटन। देखिए ये क्या है, तो महारानी विक्टोरिया है। देखिए आंखों बना दें, चलिए
मुंह बना दें, सिंदूर भी हम कर लिए। चलिए क्या हो गया, ध्यान रखना है, ये विक्टोरिया की महारानी बन के भारत में आके लेट गई मतलब लेटन हो गया, लेटन, याद रखना है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद याद रखना है इसका रिपन, रिपन समझते ही है, लेटन के बाद रिपन, लेटन पहले लेट गया फिर रिपन, समझ में आ रहा है ना, पक गई मटकी। चलिए ध्यान में रखना है, लॉर्ड रिपन 1880 और 84 ईस्वी में भारतीय स्वशासन की स्थापना की गई। याद रखना, जब भी कोई रिपन हो जाता है मतलब पूरी तरह से पक जाता है, तो याद रखना है, कहता है कि हम एकदम अच्छा शासन कर रहे हैं। तो स्थानीय स्वशासन रिपन के शासनकाल में 1882 में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हो गई। अब यहाँ देखिए, प्रथम विश्वविद्यालय, जहां भी प्रथम आ जाए याद रखना है लॉर्ड रिपन, प्रथम विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है। इन्होंने पहला कारखाना अधिनियम 1881 भी लाया और इसको पारित किया था, और 1882 ईस्वी में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया। यही सब करके इतिहास को खराब कर दिया ये लोग, इतना हार्ड हो गया। बताइए तो जल्दी से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था और हटाया गया था किसके द्वारा? देखिए एकदम भाई याद करी ले, जिंदगी खराब हो जाए तो भाई याद रखना है, लीटन के द्वारा लाया गया, वर्नाकुलर प्लेस को लिटा दिया गया और रिपन के द्वारा हटाया गया। ध्यान में आपको रखना होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए भाई आप लोग शेयर लाइक वीक नहीं कर रहे हैं ना, तो मजे नहीं आ रहा है हमको। चलिए उसके बाद क्या हो गया, ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उसके शासन के दौरान ये बातें ध्यान में रखना है, उसके शासन के दौरान स्थानीय स्वशासन का गठन हुआ, जो हम यहाँ पर पहले ही बता दिए। याद रखना है, इल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन आया था। ये बातें भी आपको स्पष्ट रूप से रिपन के लिए याद रखना है। और उसके बाद ये डफर, समझ रहे हैं ना, डफरिन ध्यान में रखना है। तीसरे बर्मी युद्ध यानी बर्मा युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो जाता है। किसके? याद रखना है, कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान समय में भी कांग्रेस में एक डफर है, और डफर बोले तो डफरीन उस समय स्थापना के समय में भी था। बोले हमारे बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं? जल्दी से बोलिए। उस समय डफर कौन था? डफरीन। और इस समय डफर कौन है आप जानते हैं। चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का याद रखना है, डफर आज भी है और कल भी था और आगे भी रहेगा। चलिए तो याद हो गया होगा। चलिए उसके बाद है हमारे पास लैंसडाउन। क्या है? लॉर्ड लैंसडाउन। ध्यान में रखना है, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम बना था उसमें क्या हुआ, उन्होंने चुनाव की व्यवस्था करवाई 1892 यानी 92 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आया, उन्होंने कुछ नहीं किया, हटाइए। करजन, देखिए करजन मतलब गर्जन, गरज दीजिएगा अगर घर में तो आपके घर में बंटवारा हो जाएगा। ध्यान में रखना है, अगर बड़ा भाई छोटा भाई दोनों में झगड़ा करा और छोटा भाई अगर गरज दिया तो घर में बंटवारा हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो करजन मतलब गर्जन, गर्जन के कारण हो गया घर में विभाजन, यानी आपको ध्यान में रखना है बंगाल का विभाजन। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो जाता है। करजन के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा को दूर रखने के लिए विभाजनकारी बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इस समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था, पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था और विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 ईस्वी में किया गया था। ये बातें ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर करजन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखना है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मिंटो मार्ले सुधार सूत्र पारित किया गया। ध्यान में रखना है यह मिंटो द्वितीय था 1905 से 10 तक। उसके बाद ध्यान में रखना है, याद रखना है हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ध्यान में रखना है जब दिल्ली दरबार लगा था, क्या याद रखना है, और उस समय जब दिल्ली
स्थानांतरित किया गया राजधानी को कलकत्ता से जब दिल्ली लाया गया, स्थानांतरित किया गया, तो पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगाया गया। होर्डिंग समझते हैं, इसी को कहते हैं होर्डिंग। होर्डिंग मतलब बोर्ड, बैनर, पोस्टर लगाया गया। तो याद रखना है दिल्ली दरबार लगा था उस समय, लॉर्ड, याद रखना है होर्डिंग लगाया गया था। तो याद रखना है कि राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में देखने का आदेश हुआ। बंगाल का विभाजन की यहीं पर दिल्ली दरबार में पूर्णतः घोषणा कर दिया जाता है। और क्या किया गया, राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने के साथ साथ हिंदू महासभा की स्थापना होती है। हिंदू महासभा की स्थापना होती है। ये बातें ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखना है चैम्स मतलब चम्मच जैसा लग रहा है, और होम रूल में आप रूल बना दिए कि आज से सब बच्चा चम्मच से खाएगा। चैम्स मतलब चम्मच, और होम रूल है यानी होम रूल लीग आंदोलन का सामना चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट, याद रखना है जब होम रूल बनाया कि चम्मच से खाना है तो रॉलेट एक्ट आ गया, रॉल आप खा लिए चम्मच से। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुआ, तो चैम्सफोर्ड है तो चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ना होगा। याद रखना है लखनऊ और चंपारण समझौता भी हुआ। रटिए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मॉन्टेग्यू का अगस्त घोषणा हुआ, भारत सरकार अधिनियम आया, रॉलेट एक्ट की तो बात कर लिए। बहुत दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चैम्सफोर्ड में हुआ था। याद रखना है चैम्सफोर्ड के शासनकाल में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग के साथ हुआ था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग आ चुके हैं, आप घबराइए नहीं, 26 ईस्वी तक आ चुके हैं, 47 पहुंचा देंगे 2 मिनट में, ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ, डलहौजी के द्वारा, नहीं सॉरी फॉर दैट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस नरसंहार को हम लोग रीडिंग करते हैं। तो ध्यान में रखना है लॉर्ड डलहौजी नहीं, मतलब यही हुआ। जलियांवाला बाग, थोड़ा इमोशनल हो गए, वो घटना हमको बड़ा ही पता नहीं क्या है, पिछले जन्म में कोई संबंध रहा होगा, इमोशनल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसको हम लोग आजकल रीडिंग करते हैं। तो उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग, जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन करने का साक्षी बना और चौरी चौरा घटना का उन्होंने सामना किया। ये घटना कौन कौन देखे, जैसा कि चौरी चौरा घटना उस तरह से जलियांवाला को देख लेंगे और इसके साथ ही स्वराज पार्टी को देख लेंगे। ये जो है हमारा क्या, तो याद रखना है आपको लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में चौरी चौरा, और इससे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद याद रखना है लॉर्ड इरविन, इरविन से भी काफी प्रश्न बनते हैं, देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च इरविन के शासनकाल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, जब वह क्या थे, वायसराय थे। तो इससे पहले 2-3 बार आप मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए ना, उसमें हम पढ़ाए हैं जिसमें वायसराय क्या होता है, कैसे होता है, पिछले ही क्लास में हम बताए हैं प्रशासनिक व्यवस्था में, अभी रिपीट नहीं करेंगे। नेहरू रिपोर्ट आया, याद रखना है 1929 में कांग्रेस का लाहौर सत्र हुआ, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, थम, याद रखना है गोलमेज प्रथम होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और गांधी इरविन है तो इरविन समझौता 1931 ईस्वी भी यहाँ पर होता है। ओके, चलिए उसके बाद है हमारे पास लॉर्ड वेलिंगटन, क्या है, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किया। इससे पहले आप पहला गोलमेज सम्मेलन अभी तुरंत बताए क्या, कमेंट आप कर सकते हैं, इसी जगह कमेंट कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में, लॉर्ड
वेलिंगटन के शासनकाल में दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। वेलिंगटन, याद रखना, वेली से बेलना, याद रखिए बेलना होता है गोल, यानी गोलमेज सम्मेलन दो ठो, दोनों तरफ बेलना में गोल, वेलिंगटन यानी बेलना, याद रखना है वेलिंगटन। आपको ध्यान में रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, जिसके तहत आरबीआई सबकी भी कानून आया था, ये बातें आप जानते होंगे। सांप्रदायिक पुरस्कार का शुरुआत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन के साथ पूना पैक्ट, वेलिंगटन, ध्यान में रखना है पूना पैक्ट और भारत अधिनियम। आपको एक भी लाइन हमने छोड़ा नहीं है, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा लॉर्ड लिनलिथगो, क्या याद रखना है, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए गो मतलब भारत छोड़ो, ठीक है ना, छोड़ो गो, तो लिनलिथगो भारत छोड़ो, याद रखना है। याद रखना है लॉर्ड वेवेल का नाम आपको ध्यान में रखना है, और ये लॉर्ड वेवेल जो है 1844 से 47 तक पहुंचा देता है, जहां पर शिमला समझौता कैबिनेट मिशन योजना को लागू कर दिया जाता है, क्योंकि 44 से 47 तक में आपको आजादी का यहाँ पर खुशबू आने लगता है, तो कैबिनेट मिशन योजना लागू होता है। वेवेल योजना, क्योंकि वेवेल है तो वेवेल योजना के साथ साथ शिमला समझौता बता दिए। कैबिनेट मिशन 1946 याद रखना है, 1946 आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 1946 को, और क्लेमेंट एटली, ध्यान में रखना है, इसके बाद ही क्लेमेंट एटली है ना 1947 द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का अंत की घोषणा करने वाले एलिमेंट एटली होता है। और याद रखना है उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। तो याद रखना है स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या है ये, तो वायसराय का पोस्ट हटा दिया गया और अंग्रेज जो है यहाँ पर स्वतंत्र भारत का क्या बना, तो गवर्नर जनरल बना, और ये अंतिम भी था और स्वतंत्र भारत का प्रथम भी था, और देश का बंटवारा हो गया। लेकिन इसके बाद पद नहीं समाप्त हुआ, तो पद समाप्त होता है 1950 में, जब हमारा संविधान लागू होता है। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेज तो चला गया, तो यहाँ पर आपको स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर बोला जाए तो याद रखना है, या फिर बोला जाए प्रथम भारतीय पूछा जाए, दोनों के लिए आपको ध्यान में रखना है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी, प्रणाम। चलिए 1950 ईस्वी में इस पद को भी अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। बंगाल की द्वैत शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? देखिए ये द्वैत शासन व्यवस्था की नीति के बारे में हमने बेहतरीन कक्षाएं किया है, इसीलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये है हमारा लॉर्ड क्लाइव। आपको हमने बताया है पूरे ट्रिक के साथ द्वैत शासन की बात, है ना, द्वैत शासन की व्यवस्था की नीति लाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया? बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के साथ मैं साझा कर रहा हूं। निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया? तो ध्यान में रखना है वो ईस्वी था 1765 ईस्वी। एकदम एक एक बात नोट करते चलिए। 1765 ईस्वी में याद रखना है कि बंगाल की दीवानी, याद रखना है ये दीवानी क्या है, एक पद है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया था, वो था ईस्वी 1765 ईस्वी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? सर्वप्रथम अंग्रेजों ने बंगाल से ही अपना शासन को प्रारंभ किया था। बंगाल के ही गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल के गवर्नर को बाद में भारत का गवर्नर और गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस बातों को हमने अच्छे से जान लिया है। प्लासी युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आपको ध्यान में रखना है वही था नाम लॉर्ड क्लाइव। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड क्लाइव का नाम किससे संबंधित है?
बंगाल से संबंधित है। इससे पहले भी बंगाल के दीवान के रूप में आपको ध्यान में रखना है, वही है लॉर्ड क्लाइव, और इस ये है 1765 ईस्वी। इससे पहले भी हमने देखिए बंगाल में जब द्वैत शासन की बात होगी तो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही बंगाल की बात होगी तो पहले नंबर पर जब शुरुआती दौर में था तो लॉर्ड क्लाइव यहाँ भी आपका सही जवाब होता है। तो कंफ्यूजन भरा ये टॉपिक होता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है हर सभी तथ्यों को जो कि आपको कंफ्यूज करता है। चलिए, वारेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? जी हाँ, ध्यान में ये रखना है क्या, तो यही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। आपको हमने थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया था। वारेन हेस्टिंग जो था 1773 ईस्वी, आपको ध्यान में रखना है। 1773 से 1785 तक की ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान में रखना है आपको क्या, तो वारेन हेस्टिंग। हमने कल के कक्षा में आपको बेहतरीन ट्रिक बताया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पर भी वारेन हेस्टिंग में कंफ्यूजन होता है। वारेन हेस्टिंग होगा या फिर होगा क्या, तो क्या होगा, ये देखिए ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर बेंटिंग का भी नाम ध्यान में आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है जब यहाँ ईस्वी दे दिया है 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात अगर करेंगे तो वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल की कक्षा में भी किन्हीं ने हमें कमेंट करके ये कहा था कि सर यहाँ पर वारेन हेस्टिंग नहीं होगा, बेंटिंग होगा। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये ईस्वी के कारण ये जवाब हो रहा है क्या, तो वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए कहीं भी क्या है, कैनिंग का नाम नहीं है। चलिए, डैश बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, आपको बताना है। ध्यान में रखना है, बंगाल के अगर पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो वही नाम रखना है याद, वारेन हेस्टिंग। बोले कोई दिक्कत है? देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। देखिए इस ईस्वी में ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, जब यहाँ ईस्वी से बांध दिया गया तो यहाँ पर ध्यान में रखना है इस समय बंगाल की ही बात हुआ करती थी। यहाँ पर भारत कहे तो भी आपको ईस्वी पर ध्यान देना है। 1773 से 1785 की अगर बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है वारेन हेस्टिंग का ही नाम। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी वारेन हेस्टिंग आपको ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालत निर्मित की, जिसमें एक फौजदारी अदालत थी और दूसरी दीवानी अदालत थी? बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रहा है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में 2 अदालत निर्माण किया, एक फौजदारी था और दूसरा दीवानी? तो ध्यान में रखना है, ये ईस्वी ध्यान में रखना है आपको, 1772 ईस्वी ध्यान में रखना है। इस वक्त भी वारेन हेस्टिंग का ही साम्राज्य हुआ करता था, बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा, निम्न में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी 1772 के आसपास था, तो ध्यान में रखना है आपको 1774। क्या ध्यान में रखना है? सर्वोच्च न्यायालय 1774 याद रखना है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी ध्यान में रखना है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ध्यान में रखना है, अभी जस्ट हम आपको बताए किसके द्वारा, तो 1774 ईस्वी में स्थापना होता है। किसके द्वारा किया गया? तो 1 साल पहले 1773 ईस्वी में क्या है, विधि का
अधिनियम आया था, उसी के तहत ये सुधार किया गया था, जिसके तहत ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना का भी मसौदा पारित हुआ था। ये बातें ध्यान में रखना है। किस वर्ष कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना? देखिए, कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में दिल्ली लाया गया था। तो आपको पूछा गया कि वो वर्ष जब ब्रिटिश भारत का राजधानी कोलकाता यानी उस समय कलकत्ता हुआ करता था, तो आपको कहानी के माध्यम से हमने समझाया है, इसीलिए आपका आंसर 1772 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देखिए, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? देखिएगा, ये दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध है, और मैसूर युद्ध में भी आपको शुरुआती दौर के बाद याद रखना है वारेन हेस्टिंग का नाम। क्या याद रखना है? वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? देखिए, वारेन हेस्टिंग के काल में क्या क्या हुआ था? तो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। नोट कर लीजिए इस बात को। प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, वैधानिक न्यायालय की भी स्थापना हो रही थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का श्रेय, ये सभी बातें वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ये जो रोहिला युद्ध है ना, ये नहीं हुआ था। क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं रोहिला युद्ध कब हुआ? यह जल्दी से कमेंट करके आप हमको बता दीजिए। कमेंट करिएगा, आपको मैं, अगर सही होगा आपका आंसर तो जरूर आपको मैं रिप्लाई दूंगा निश्चित तौर पे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित फिर से पूछा है नहीं है? देखिए, अभी जस्ट हमने कहा कि वारेन हेस्टिंग से संबंधित कौन सा काल नहीं है। देखिए, ये अभी जस्ट यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? तो रोहिला युद्ध नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? तो ये पर कहाँ हो, ये हो गया हमारा रोहिला युद्ध, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बंगाल की प्रसिद्ध क्या है? कॉन्स्पायरेसी केस ध्यान में रखना है, किसके शासन काल में घटित हुआ? बंगाल का प्रसिद्ध ये षड्यंत्र केस किसके शासन काल में हुआ? जब भी बंगाल की बात होगी तो आपको ज्यादातर मामले में वारेन हेस्टिंग का ही नाम ध्यान में रखना होगा। कह रहा है कि डायस का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। कौन सा, किसका, कब का? ये पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट कब का? तो आपको ध्यान में रखना है 1784 ईस्वी का। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर को दर्शाने वाला था। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? तो याद रखना है, पीट पीट कर किसी बच्चे को नियंत्रित कर सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपको ये ट्रिक मिलता है कि किसी को भी नियंत्रण में लेना है तो उसको पीट पीट के इतना मारो कि वो एकदम लगाम में आ जाए, नियंत्रण में आ जाए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो यह एक क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट एक अधिनियम था। बिल्कुल आपको सही जवाब है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चलिए राजा नंद कुमार, आप नाम सुने होंगे राजा नंद कुमार। अगर नहीं सुने हैं तो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, जो नाम पॉपुलर नहीं है उसी को आजकल पूछा जा रहा है। तो राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है?
याद रखना है, नंद राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किससे लगा है? तो ये बातें आज शुरुआती दौर में है, याद रखना है वारेन हेस्टिंग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में, ध्यान में रखना है, 13 बंदोबस्त करना पड़ेगा अस्थाई रूप से। तो बंदोबस्त आपको ध्यान में रखना है 13 मतलब 13 नहीं 93 यानी 1793 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? हमने कहा था जब कान की बाली हो घर में सोने का, तो उसको अस्थाई रूप से अच्छे से बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा, नहीं तो पड़ोसी लेकर भाग जाएगा। ध्यान में रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखना है बंगाल के अस्थाई राजस्व व्यवस्था, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली या फिर व्यवस्था को इंगित करता है जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान था? यह कौन सी व्यवस्थाएं थी? तो यही व्यवस्थाएं थी अस्थाई बंदोबस्त, जिसके तहत क्या था? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के जमींदारों को यह व्यवस्था करके देना था, भू राजस्व का जिम्मेदारी सौंप दिया गया था, जिसको क्या करना था? तो निश्चित तिथि में निश्चित राजस्व को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करना रहता था। यही था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता एक निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखना है क्या? तो रैयतवारी प्रणाली। याद रखना है आप सभी को, अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड हम लोग ध्यान में रखते हैं रैयतवारी प्रणाली। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लाया था, और वह कहां से इसकी शुरुआत किया था? तो बंगाल और बिहार से। ध्यान में रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार से इसको लागू करके आगे बढ़ाया था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राज्य को निश्चित करने के लिए 1793 ईस्वी में, याद रखना है 13 तो होगा बंदोबस्त नीति किसने शुरू किया था? तो आपको पता चल गया है, बंदोबस्त को शुरू करने वाला अस्थाई रूप से बंदोबस्त करेंगे जब कान की बाली होंगी, ध्यान में रखना है। 1793 अस्थाई बंदोबस्त, जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? अलग अलग तरीके से प्रीवियस ईयर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा? लॉर्ड या फिर चार्ल्स कॉर्नवालिस, ध्यान में रखना है। राज्य प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने का प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? ध्यान में रखना है, यही तो है न्यायिक प्रशासन को अलग अलग तरीके से सौंपना, और यह प्रशासनिक संहिता लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस का नाम आपको यही याद रखना है, 1793 ईस्वी। क्या याद में रखना है? 1793 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रशासनिक सेवा की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आपको ध्यान में रखना है। हर एक गवर्नर या गवर्नर जनरल और वायसराय का कुछ न कुछ एक कॉमन क्लू मिलता है, जिससे हम लोग एग्जाम में हर क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। चलिए, सिविल सेवा ध्यान में अब रखना है क्या? तो भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के शासन काल में यह प्रारंभ हुआ था? तो चलिए, सिविल सेवा ध्यान में रखना है, हमने थ्योरी क्लास में बताया है कि जब आप कान का बाली हटाकर रख देंगे
तो आप एकदम सिविल लगिएगा, यानी साधारण रूप में दिखिएगा। तो सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला भी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ही थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम आप सभी जानते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, ये क्या था, तो थ्योरी एकदम आप देखिए, निश्चित तौर पर थ्योरी को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और केंद्रीकृत बनाया? ध्यान में रखना है, यह श्रेय भी क्या है, जैसे ही ये प्रशासनिक सुधार की बात होगा तो कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा वेलेस्की का बात अब शुरू होगा। तो रिचर्ड वेलेस्की डैश तक भारत के गवर्नर जनरल थे? ध्यान में रखना है, वेलेस्की का शासनकाल शुरू होता है 1798 से और जाता है 1805 ईस्वी तक। ये बातें ध्यान में रखना है क्या, वेलेस्की के लिए 1798 से कहां तक, तो 1805 ईस्वी तक आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर बंगाल टाइगर कहलाता था? तो बंगाल टाइगर जो है वह लॉर्ड वेलेस्की कहलाएगा। आपको ध्यान में रखना है, बंगाल का टाइगर वो भी कैसा है, तो वह वेल है। क्या है, वेलेस्की बोले तो वेल है, बंगाल का टाइगर है, ध्यान में रखना है। प्रशासन की नई नामक प्रणाली, मानक प्रणाली के तहत 1798 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने जल्दी से बोलिएगा, तो ध्यान में रखना है लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उधर था हमारा वेलेस्की और ये है हमारा वेलेस्ली, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेज के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ध्यान में रखना है आप सभी को, थ्योरी सेगमेंट में हमने विस्तार से इस पर चर्चा किया है। चलिएगा, कह रहा है कि डैश में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली थोप दी थी। अवध पर कब्जा इसमें क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के तहत, और वो ईस्वी था 1801 ईस्वी। क्या था, 1801 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला है सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान में रखना है, अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेज पर एक सहायक संधि थोप दी थी। ये देखिए, अंग्रेज पर थोड़े ना, ये तो अवध के नवाब पर होना चाहिए, तो अवध के नवाब पर थोपा था, तो यही पहला ऑप्शन गलत हो गया। यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनका क्षेत्र का एक हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा, ये सही है। हमसे गलत क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ध्यान में रखना है। भारतीय शासकों को अंग्रेज की सहमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रखना है, यह भी बाध्यता इस संधि में था। ध्यान में रखना है, भारतीय शासकों को सहायक सेना के लिए भुगतान करना पड़ता था, यह भी बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से सही माना जाता है, ध्यान में रखना है। अब चलिए, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि, तो आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है मिंटो का स्वाद यानी मिंटोस का स्वाद अमृत जैसा है। मिंटोस का स्वाद कैसा है, मेंटोस समझते हैं ना, मेंटोस टॉफी, याद रखना है उसका स्वाद कैसा है, अमृत जैसा है, ध्यान में रखना है। और कह रहे हैं कि लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी से ठीक पहले संधि स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा गया था? रणजीत सिंह के पास भेजा था क्या, तो चार्ल्स मेटकाफ को। और आपको पता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को क्या किया, स्वतंत्र, इन प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको भी स्वतंत्र कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता। और ये भी मेटकाफ था, आपको हम बताए थे कि मेट पर प्रेस में ले जाकर कुछ भी छपवाइए तो प्रेस की स्वतंत्रता
पर जो लगा हुआ प्रतिबंध था उसको हटाया था मेटकॉफ ने। डाइस 1813 1823 तक के कार्यकाल में सर्वोच्चता एक ही क्या है कि एक नीति शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में? तो ध्यान में रखना है, सर्वोच्चता की बात होगी तो लॉर्ड हेस्टिंग आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की थी? तो वही हुआ सर्वोच्चता नीति। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, जब आप हैशटैग लगाएंगे हेस्टिंग तो ध्यान में रखना है कि क्या होगा, आपका सब कुछ रैंक करेगा। सर्वोच्चता का रैंकिंग मिलता है वारेन हेस्टिंग को। ध्यान में रखना है, ब्रिटिश इतिहास में गवर्नर जनरल से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता नाम की नीति शुरुआत की गई थी? सर्वोच्चता की बात अगर करेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने है। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? 1815 की बात अगर करेंगे तो उस समय हमारा कॉलिन मैकेंजी था। ध्यान में रखना है, मैकेंजी का शासनकाल 1815 आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। भारत में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत, रैयतवारी के लिए आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड कर्नवाली, रैयतवारी अस्थाई बंदोबस्त, दोनों के लिए आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके साथ आप ये प्रधान हुआ करते थे अलेक्जेंडर रीड, आपको ध्यान में रखना है। भारत में अंग्रेज द्वारा शुरू की गई क्या है, राय संबंधी रैयतवारी व्यवस्था क्या था? तो याद रखना है ये था हमारा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। जी हाँ, आपको यहाँ याद रखना रिकार्डियन होगा, यहाँ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ क्या हो जाएगा, रेंट, यानी लगान देने का एक ये सिद्धांत था और यही था हमारा क्या, रैयतवारी व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसे रैयतवारी व्यवस्था लागू किया? तो ध्यान में रखना है रैयतवारी व्यवस्था किसके शासन में लागू हुआ, यहां लागू पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, सर थॉमस मुनरो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवारी प्रणाली लगाया गया था? तो दक्षिण भारत पर कब्जा जमाने के लिए रैयतवारी ध्यान में रखना है। रैयतवारी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था और इसकी शुरुआत किस प्रांत से हुई थी? तो याद रखना है रैयतवारी के लिए मद्रास और बॉम्बे आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों द्वारा लागू राजस्व भू प्रणाली में कौन से कृषकों के हितों में सबकी अधिक सुरक्षा हुई थी? तो ध्यान में रखना है रैयतवारी की बात अगर होगा, याद रखना है भू राजस्व प्रणाली में मद्रास प्रांत के रैयतवारी भू व्यवस्था आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिएगा अगला है हमारा महलवारी व्यवस्था। मैं आपको अगला थ्योरी जो पढ़ा रहा हूं उसमें हम सभी सिस्टम को पढ़ेंगे, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए विभिन्न सिस्टम जिसमें रैयतवारी, महलवारी है ना, इस सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहेंगे इस सेशन में। चलिएगा तो मालवारी के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज हम आप लोगों के लिए पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए थे और ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो याद रखना है क्या, एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर रहे थे? तो बॉम्बे के, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका जो पहले थ्योरी हुआ था उससे संबंधित आपको ये बेहतरीन सेशन मिला है और आपको इस सीरीज में, क्योंकि गवर्नर जनरल का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने क्या कहा इस पर हम लोग विस्तार से और एक क्लास देखेंगे जिसमें आपका सारा कंफ्यूजन थ्योरी के साथ एमसीक्यूज आएगा, यानी एक ही वीडियो में थ्योरी और एमसीक्यूज का सेशन में आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हुए क्लास मिलेगा। तो अगले क्लास का इंतजार करें, कल मिलते हैं इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। आप
जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड कोर्स का हिस्सा बनने के लिए जरूर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज करें, पेड कोर्स का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।